आपने अवसर दिया सामान्य चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने 9वां बजट प्रस्तुत किया। हम लोगों की अपेक्षा थी कि देश और प्रदेशों के लिए बहुत कुछ इस बजट में आएगा, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मान्यवर, ये बजट माननीय मंत्री जी ने बताया विकासोन्मुख, समावेशी और भविष्यवादी बता रही हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई से यह है कि यह बजट महंगाई से त्रस्त जनता को राहत नहीं देता, बेरोजगार युवाओं को आशा नहीं देता, किसानों को सुरक्षा नहीं देता और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे मूल क्षेत्रों में निवेश से कतराता है। यह बजट आंकड़ों की बाजीगरी है, जनता की ज़रूरतों का समाधान नहीं है। माननीय मंत्री जी ने सुधार एक्सप्रेस कहा। सुधार एक्सप्रेस नहीं, उधार एक्सप्रेस है। ब्याज पर 26.25% इस बजट का 53,47,315 करोड़ में से करीब 26.25% केवल ब्याज पर खर्च किया जा रहा है। मान्यवर, बजट पहले बड़ा बनाया जाता है और फिर खर्च नहीं हो पाता। अभी 9 महीने बीत गए, 41% से ज़्यादा पिछले इस वित्तीय वर्ष का बजट का खर्च नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष जो संशोधित बजट है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। दूसरे मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दूसरी बात का जो जिक्र किया है कि ये विकसित भारत का सबका साथ सबका विकास का बजट है, परंतु ये बजट सबका साथ नहीं देता। मान्यवर, इस देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी का है, एसटी एससी का है, एसटी का। उसके हितों को अनदेखी करने का काम इस बजट में करने का काम किया गया है। आज रोजगार देने का सवाल है। देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 38 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सवर्ण हैं। एससी एसटी का उसमें नहीं दिया है। सारे जो केंद्रीय संस्थान है उसमें 80 से 64% पद पिछड़े और दलितों के खाली हैं। लगभग 10 लाख पद खाली हैं, उसके भर्ती का कोई इसमें खाका देने का काम इस बजट में नहीं किया गया है। मान्यवर, इसके साथ साथ आज देश की जो सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की है। गरीब आदमी बीमार होता है, हृदय रोग से बीमार होता है, कैंसर से बीमार होता है। उसके लिए धन की व्यवस्था, जो आयुष्मान भारत योजना है, उसमें भी कोई 1 पैसे की इजाफा करने का काम नहीं किया गया है। उसमें भी खर्च कम हुआ है। पिछला जितना बजट था उसमें भी खर्च करने का काम कम किया गया। दूसरी तरफ मान्यवर, इसी तरह से पिछड़े वर्गों का जो किसान है, किसान के ऊपर इस बजट का, जहां 70% लगभग कृषि से संबंधित लोग गांव में हैं, उस पे केवल 3.04% बजट है। शिक्षा पर 2.60% बजट है। स्वास्थ्य पर केवल 1.95% टोटल बजट का हिस्सा आता है। हमने एक संकल्प लिया था कि जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य का बजट होगा, लेकिन ये बजट 0.5% भी जीडीपी का नहीं है स्वास्थ्य पर, जिसके कारण देश के तमाम लोग बीमारी के शिकार होते हैं, उनका इलाज नहीं होता, उनका घर बार भी बिकने का काम होता है। इसी तरह से किसान का जब समय आता है बुआई का, खाद की जरूरत पड़ती है, तो उस खाद में उसके उर्वरक की जरूरत है। उस उर्वरक के बजट में पिछले बार जो खर्च किया था, जो संशोधित बजट है, उससे 7.5% कम इस बार माननीय मंत्री जी ने रसायन और उर्वरक पर रखने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ये किसान के हितों को संरक्षित नहीं करता। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था कि आज अमेरिका से डील हुआ, हमारा मार्केट अमेरिका कैप्चर करेगा, किसान और तबाह होगा। हमें उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का देने की आवश्यकता थी। उस पर भी ये बजट मौन है, उनको भी गारंटी देने का काम नहीं करता। मान्यवर, हम लोगों ने बड़ी अपेक्षा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये अयोध्या के
नाम पर बनाने का काम किया गया और उस अयोध्या के इस बजट में पूरी तरह से उपेक्षा किया गया, पूरे उत्तर प्रदेश की उपेक्षा किया गया। अयोध्या के लिए भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वहाँ पर कम से कम एक एम्स तो बना दीजिए, जिससे आपका उनके साथ जो भेदभाव है उससे छुटकारा मिलने का काम हो सके। दूसरे पिछड़ी जातियों का मान्यवर सबका साथ सबका विकास, ये कैसा सबका साथ है कि परीक्षा में जहां भर्ती होती है प्रवक्ता अंग्रेजी का अनरिजर्व्ड का कट ऑफ है 64 और ओबीसी का कट ऑफ है 87, उसको उसमें माइग्रेट नहीं करने का काम किया। जबकि माननीय हमारे नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस फैसले के आधार पर अगर पिछड़ी जात का व्यक्ति किसी लाभ को नहीं लिया है, न उम्र में न अटेम्प्ट में, तो निश्चित रूप से उसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर उसका मार्क ज्यादा है तो उसको शामिल किया जाना चाहिए। इसमें वो शामिल करने का काम नहीं किया गया। इस माइग्रेशन न होने के कारण तमाम मान्यवर इसमें तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। तो मेरी ये मांग है कि माइग्रेशन को करके सबका साथ जो सबका विकास का नारा है उस पर धरातल पर लाने का प्रयास करें। दूसरा मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों की बड़ी अपेक्षा थी, महंगाई बढ़ रही है 6-7% से ज्यादा, ये बजट 5.5% का पिछले बार के बजट से वृद्धि है, महंगाई उससे ज्यादा बढ़ गई, यानी बजट पिछले बार से भी समझिए कम है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी अपेक्षाएं थी कि माननीय मंत्री जी नौवां बजट प्रस्तुत कर रही हैं, विकास मुखी बजट होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना के लिए ज्यादा धन दिया जाएगा, उसके लिए स्कीमें जो बनाने का है, जो उसका मानक तय किया गया है, उस मानक में सुधार किया जाएगा। हर विधानसभा हर लोकसभा क्षेत्र में सांसद के प्रस्ताव पर सड़कें ली जाएगी, उसका कोई इसमें समाधान नहीं है। दूसरी तरफ जो सांसद निधि है, सारे सांसदों को मान्यवर 5 करोड़ लंबे समय से चली आ रही, महंगाई 10 गुना बढ़ गया, निधि 5 करोड़ है, 1 किलोमीटर सड़क बनने में 1 करोड़ रुपया लगता है। हमारी ये मांग है माननीय मंत्री जी, अगर आप विकास के तरफ जाना चाहती हैं, सभी क्षेत्रों को आप विकास के तरफ ले जाना चाहते हैं, तो सांसद निधि कम से कम 25 करोड़ रुपया अनिवार्य रूप से करने का काम किया जाए। हम लोगों की अपेक्षा थी कि इसमें किया जाए। दूसरा हमारी मांग है मान्यवर, गरीब आदमी कैंसर से बीमार होता है। मेरा आपसे निवेदन है माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम और बीमारियों को छोड़ दें, कैंसर जैसी बीमारी को पूरी तरह से फ्री कर दें। सरकार उसके लिए संपूर्ण धन देने का काम करे, जिससे आम नागरिक की सुरक्षा हो सके, ऐसा मेरा आपके माध्यम से मांग है। मान्यवर, एक निवेदन और करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, महंगाई, ये बजट महंगाई से राहत नहीं देता, रोजगार की गारंटी नहीं देता। रोजगार कहा, आउटसोर्सिंग को रोजगार माना है। इसी तरह से स्वास्थ्य शिक्षा में परिवार निवेश नहीं करता, सामाजिक न्याय को मजबूत नहीं करता। बैठे। Now it is already 6. If the House agrees, we will extend the House till 8 p.m. Yes, House is extended up to 8 p.m. Now please conclude the last sentence. GDP का कम से कम 2.5% हो, रोजगार के लिए स्पष्ट भर्ती कैलेंडर किया जाए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, शिक्षा स्वास्थ्य में वास्तविक निवेश हो। ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, जिससे और सांसद निधि 25 करोड़ कम से कम किया जाए, ये मेरा आपसे निवेदन। Thank you, sir. At the outset, I'd like to